Hello and welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to discuss about Chapter 8, Measure for Measure की exercises की. Let me tell you, already इस chapter का explanation and question answer हम previous videos में देख चुके हैं, जिसका description में आपको link मिल जाएगा. In this video, we're going to discuss आगे जितनी भी exercises आती हैं, true and false हैं, grammar part है, important जो चीज़ें हैं, उन्हें हम अभी discuss करेंगे. So let's begin with the class. And I would suggest each one of you to keep your books आपकी Radiance Part 3 अपने साथ में रखिए क्योंकि उसी में solve करना है, right? So come on to page number 62 where you will find एक heading होगी Think and Write. उसमें होगा Write T for True and F for False. यानी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ कुछ लाइनें दिए हैं. अगर लाइन सही हो अकॉर्डिंग टू चैप्टर उस पर लिखेंगे ट्रू या टी, या गलत हो तो फॉल्स लिखेंगे. चलिए, नंबर 1, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गेम्स. जो राजा थे हमारे चैप्टर में कृष्ण देव राया, याद कीजिए, वो किसके फॉन्ड थे? गेम्स के फॉन्ड थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. किस किस के फॉन्ड थे वो फाइन आर्ट्स के फॉन्ड थे. उन्हें पोएट्स और स्कॉलर्स का पैटर्नेज था, यानी काफी रिस्पेक्ट था. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बात है, तो यहाँ हमने एफ लिखा है. नंबर 2, तेनालीरामा वाज अ वाइज मैन. तेनालीरामा एक वाइस यानी बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे वो, तो बिल्कुल ही सही बात है भाई. उनकी बुद्धि की, उनकी जो चतुरता है, जिस वे से वो चीजें करते हैं, वो तो बहुत फेमस है, राइट? सो नंबर 3 पे आओ अब. द कारपेंटर मेड वेरी डिलिशियस फूड फॉर द गेस्ट. जो कारपेंटर था उन्होंने गेस्ट के लिए यानी किंग और क्वींस के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही बेकार खाना था वो, बहुत ही स्पाइसी था और गर्म था. सो दिस इज अगेन फॉल्स. नंबर 4, ओनली द किंग एंड द क्वीन वर इन्वाइटेड फॉर द लंच. लंच पे जब तेनालीरामा ने बुलाया था तो सिर्फ राजा और रानी को बुलाया था? तो ऐसा नहीं है. किंग को बुलाया था, क्वीन को बुलाया, क्वींस को बुलाया था, रानियों को बुलाया था, एंड कोर्टियर्स को यानी प्रजा के जो लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया था. सो दिस इज अगेन फॉल्स. नंबर 5, ऑल द गेस्ट्स एट द डिशेस विद मच इंटरेस्ट. जितने भी गेस्ट यानी मेहमान आए थे सभी ने खाना बहुत ही चाव से खाया, बहुत ही इंटरेस्ट से. तो बिल्कुल नहीं है, उन्होंने खाना बीच में छोड़ दिया और बार बार पानी मांग रहे थे. सो ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 71 पे. ये एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या है, स्टोरी के जो हमने कहानी पढ़ी है ना उसके सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ऊपर नीचे है. आपको क्या करना है, स्टोरी को सही प्रॉपर ऑर्डर में, कि पहले ये स्टेप हुई फिर ये हुआ फिर उसमें अरेंज करना है. तो 1 2 3 नंबर डालना है. एक आपको दे दिया है, पहला स्टेप ये था, उसके बाद आपको फिल करना है. तो काफी इंटरेस्टिंग है. शुरुआत करते हैं. पहला क्या दिया है, कृष्ण देव राया वॉज नोन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ पोएट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स. तो वी ऑल नो स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी कि ये जो राजा थे इनको किसका शौक था? पोएट्स का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, स्कॉलर्स का, एंड फाइन आर्ट्स में भी इन्हें काफी इंटरेस्ट था. ये पहली स्टेप हुई. दूसरा क्या हुआ, ही इन्वाइटेड अ फेमस आर्टिस्ट टू ड्रॉ पोर्ट्रेट. और उन्होंने राजा वर्मा को अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए इन्वाइट किया. ये दूसरा हो गया. थर्ड स्टेप क्या है, द किंग वॉज वेरी प्लीज विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी. तो किंग जो है आर्टिस्ट से बड़े ही खुश हो गए जब उन्होंने अपना पोर्ट्रेट देखा. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम दिस राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरान्स मेन एंड वुमेन. तो अपार्ट फ्रॉम दिस यानी किंग का पोर्ट्रेट बनाने के अलावा उन्होंने और क्या, पुराण से और हमारी जो लोक कथाएं हैं उन सब में से मेन और वुमेन की अलग अलग इमेजेस भी बनाई थी. नेक्स्ट पॉइंट, overwhelmed by joy, कृष्णदेव राया called the artist and asked him what he wanted. तो overwhelmed यानी खुशी से एकदम जो है ना भावुक हो गए थे, तो उन्होंने उस आर्टिस्ट को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम रिवॉर्ड के या गिफ्ट के तौर पे क्या चाहते हो. एंड लास्ट क्या आता है यहाँ पे, द किंग रिवॉर्डेड राजा वर्मा विद द चीफ मिनिस्टरशिप. और राजा वर्मा ने जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो किंग ने राजा वर्मा को क्या बना दिया, अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया. ओके, तो इस टाइप से एग्जाम में आ सकता है, जंबल करके स्टेप्स देंगे आपको, सभी एक बार पढ़ना है एंड देन करेक्ट ऑर्डर में उन्हें प्लेस करना है. चलिए, नाउ ऑन पेज नंबर 72 you will find word study. Word study में पर्सनली बताऊं टू improve your English, this is the best method. और आपकी किताबों में जो चीजें दी रहती है ना उन्हीं को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी. Word study में क्या है, you need to do rearrange the letters in the following groups to make meaningful words. ये I think words आपके लेसन में से दिए गए हैं, इनको जंबल कर दिया हॉच पॉच, तो आपको इन्हें रीअरेंज करके एक करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड बताना है. जैसे पहला देखो, PYPAH, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको क्लियरली लगेगा ये क्या है, HAPPY, हैप्पी. ओके, सो इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है, SITRAT, तो ये क्या है, आर्टिस्ट. ARTIST. देखो
अच्छा, इसमें याद रखना रीअरेंज में आप कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते, आप कोई वर्ड हटा नहीं सकते, उतने ही गिवन वर्ड्स को आगे पीछे कैसे भी करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करोगे। जैसे पेन कार्टर, ये क्या है, CARPENTER, कारपेंटर बन जाएगा, है ना। सिमिनेटर, ये क्या बन जाएगा, मिनिस्टर, MINISTER। नेक्स्ट क्या है, NEMOW, ये बन जाएगा वुमेन, इसको पूरा उल्टा कर दोगे तो वुमेन हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, LEE पॉप, लीपॉप है यानी पीपल है, ये बेसिकली PEOPLE, पीपल। क्लियर है। इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में MCQ के तौर पे या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिए जाती हैं ये चीजें। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी है करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सुपर इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग्स में आई हैव सीन यूजुअली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, तो बेटा स्पेलिंग को ध्यान में दो क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश में स्पेलिंग्स के मार्क्स जरूर कटेंगे, चाहे मान लो दूसरे सब्जेक्ट में टीचर कॉन्सेप्ट लिख दिया तो नहीं भी काटे, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश तो लिटरेचर है, इसमें स्पेलिंग बिल्कुल सही करनी है। पहला दिया है इक्वली, इक्वली में ये एक L खा गए, डबल L होगा, EQUALLY, इक्वली। नेक्स्ट इज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड में यहाँ पे ए की जगह ई आएगा, इट विल बी OVERWHELMET। नेक्स्ट इज इनेप्ट, आपको पता है ये वर्ड आपके लेसन में यूज किया गया है, इसमें ए की जगह ई आएगा। इनेप्ट का मतलब होता है जो काबिल नहीं है, इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, है ना, जो काबिल नहीं है वो काम करने के। नेक्स्ट इज मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है माय मैजेस्टी, माय लॉर्ड, महाराजा, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। सो मैजेस्टी में ए की जगह क्या आएगा, ई आएगा, MAJESTY। एंड लास्ट वर्ड रिजाइंड है यानी इस्तीफा देना। इसमें देखो एक वर्ड साइलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है तुम उसे लगाओगे नहीं, यहाँ जी साइलेंट है लेकिन जी आता है, RESIGNED। ऑल्दो ये साइलेंट वर्ड है, इसे बोलते नहीं है, रिजाइंड ही आता है, जी का साउंड नहीं आएगा लेकिन जी वर्ड डालना जरूरी है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स वर्ड आया शायद आपने पहले सुना होगा। जैसे दो वर्ड्स देखो, पहला है डिसऑर्डर, दूसरा है अनहैप्पी। अब तुम्हें पता है इन दोनों वर्ड्स में दो वर्ड का साउंड आ रहा होगा, एक ऑर्डर का और एक हैप्पी का, राइट। ये बेसिक वर्ड्स हैं जो हमें पता है। हमने क्या किया, इनका मतलब बदल दिया। कैसे, कुछ चंद शब्द पहले लगा के। ऑर्डर में मैंने DIS लगाया, हैप्पी में मैंने UN लगाया। तो ऑर्डर से डिसऑर्डर में मतलब क्या बदला, मतलब ये हुआ ये इसका उल्टा हो गया। ऑर्डर का मतलब है सब कुछ एकदम व्यवस्थित, डिसऑर्डर का मतलब अस्त व्यस्त। हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। तो यानी ऐसे कुछ प्रीफिक्स लगा के हम जो है पर्याय मतलब नॉर्मल वर्ड से किस में बदल सकते हैं, विलोम, विलोम शब्द में यानी एंटोनिम्स में। वर्ड्स डिसऑर्डर एंड अनहैप्पी बिगिन विद द प्रीफिक्सेस dis and un. In English, prefixes dis, un, in, il, im and miss are used to make words opposite in meaning to the word, यानी एंटोनिम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ कुछ ही सारे प्रीफिक्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनको आप वर्ड से पहले लगाओगे तो उल्टा वर्ड बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम या हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है। मेनी ऑफ यू डोंट नो, काफी लोग क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिटरेट है ना, लिटरेट में मैंने कहा इसका ऑपोजिट बनाओ, तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, डिसलिटरेट। ये गलत है। यहाँ पे आपका थोड़ा नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा कि डिसलिटरेट नहीं होता है, आप हर कोई प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हो। लिटरेट के साथ इलिटरेट आता है, यानी IL प्रीफिक्स लगता है, तो इसको डिसलिटरेट मत कर देना, अनलिटरेट मत कर देना, है ना, इलिटरेट होता है। अब मेजरेबल है, तो मेजरेबल का क्या हो जाएगा, इमेजरेबल। मोबाइल का क्या हो जाएगा, इमोबाइल, उसका उल्टा। मोबाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो चल सकती है, मूवेबल हो। इमोबाइल मूवेबल नहीं हो, यानी ये सब क्या है, बेसिकली एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं। सैटिस्फाई, सैटिस्फाई होगा डिससैटिस्फाई। रेलेवेंट होगा इररेलेवेंट। अच्छा, इसमें कुछ बोलेंगे मैम कैसे याद रखें फिर, एक देखो सारे वर्ड्स में तो अप्लाई नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम में होता है। जैसे आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो, लिटरेट वर्ड किससे चालू हो रहा है, कौन से वर्ड से चालू हो रहा है, L से, ठीक है, और प्रीफिक्स IL किससे खत्म हो रहा है, L से। तो यूजुअली देखो ये सब में केस नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम में होता है।
कि आपका प्रीफिक्स जिससे एंड कर रहा है और एक्चुअल वर्ड जिससे शुरू हो रहा है वही लगेगा, तभी इलिटरेट। अब मोबाइल में देखो इमोबाइल आई एम से एंड कर रहा है, मेजरेबल में भी आई एम से एंड कर रहा है, सेटिस्फाई एस से शुरू हो रहा है, डिस एस से खत्म हो रहा है, देखो तभी हमने डिस यूज किया है। इनसेटिस्फाई नहीं कहा, इल सेटिस्फाई नहीं कहा। रेलिवेंट में देखो इररेलिवेंट, क्योंकि आई आर है और यहाँ आर है। तो पैटर्न मैक्सिमम काफी केसेस में होता है, इसलिए बता रही हूं, इसी टाइप के वर्ड्स आते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मैनेज। अब मैनेज में कहानी अलग है, मैनेज में इमैनेज नहीं होगा, मैनेज में होगा मिसमैनेजमेंट, है ना, मिसमैनेज। तो मैंने कहा ना केसेस अलग हो सकते हैं, कुछ में वो रहेगा कुछ में चेंज रहेगा। मिसमैनेज। प्लीजेंट हो जाएगा अनप्लीजेंट, इफ प्लीजेंट किससे होता है अनप्लीजेंट होगा। ऑर्गेनाइज होगा डिसऑर्गेनाइज। एलिजिबल विल बिकम इनएलिजिबल एंड रेगुलर क्या हो जाएगा इरेगुलर। ओके, सो ये इन सभी के ऑपोजिट्स हैं। एंटोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपका ग्रामर सेक्शन आता है ना पेपर में, तब एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फेवरेट एक्टिविटी मैच द कॉलम, जो बचपन से करते आए हैं। कॉलम ए दिया है, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स दिए हैं कॉलम बी में, तो आपको क्या करना है करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। अब अगेन बचपन वाली चीज मत करना, ऐसे लाइन लाइन मत बनाना, ठीक है। आप क्या करोगे, जो वर्ड है जैसे फर्स्ट है इमेज, उसका आंसर क्या है पिक्चर, तो पिक्चर का लेटर क्या दिया है ई, तो 1 के साथ ई आप लिख दोगे। क्लियर है, तो ऐसे सॉल्व करते जाए, यहाँ पे लिखते जाते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा ई। नंबर 2 इज डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है कोई निर्णय लेना, तो डिसीजन का यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या है जजमेंट। जजमेंट का भी मतलब क्या होता है निर्णय देना, राइट। सो 2 इज डिसीजन और ये हो जाएगा एफ। नंबर 3 इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एक्सीलेंट, एक नंबर वाली चीज। तो यहाँ क्या दिया है जी दिया है, जी ब्राइट या फिर एक्सीलेंट। नंबर 4 कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी किसी की जो है आप कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ गलती निकली है ना, कोई फॉल्ट है, सो कंप्लेंट का हो जाएगा ए फॉल्ट फाइंडिंग। नंबर 5 इंसिडेंट। इंसिडेंट यानी कोई हादसा कह सकते हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई चीज हुई हो, है ना, तो इंसिडेंट के लिए सबसे करेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पे इवेंट। ओके, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो। नंबर 6 अनबेरेबल। अनबेरेबल इज बेसिकली असहनीय, जो सहनीय नहीं है, सही चीज नहीं है, ऐसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो अनबेरेबल का करेक्ट क्या है यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल। ओके, सो ये कैसे हो जाएगा, 6th का हो जाएगा डी। एंड लास्ट वाला एक ही बचता है आई थिंक जेनरस। जेनरस का हम क्या करेंगे लैविश कर देंगे। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, सो ये सारे क्लियर हैं, सारे सबने मार्क कर लिए। चलिए यहाँ पे एक आंसर्स का लिस्ट भी आ गया, आप चाहो तो इससे मैच कर सकते हो, बिल्कुल सही है सारे आंसर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ग्रामर। अब वर्ड स्टडी हो गई, एंटोनिम्स वगैरह हो गए, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है व्याकरण का। हर चैप्टर में आपको पता है ग्रामर में एक पार्ट दिया रहता है, बुक की ग्रामर, जो कि जरूरी है। तो आज टॉपिक हम देखते हैं, इन दिस पर्टिकुलर सेशन आपको दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। टेंस को अपन एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं। टेंस काल होता है, हम अलग से ग्रामर की वीडियोस में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। टेंस काल होता है, 3 टाइप के मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। हर टेंस 4 टाइप का होता है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, टेंस देख लो एक बार, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यू ऑल नो, ये तो मैम आई थिंक बहुत पहले वाली क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो हमें पता है, ठीक है। अब मैम वो अंदर जो जाते हैं ना, हम प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, ये सब नहीं समझ आता, तो बहुत सिंपल सी चीज है। पहली स्टेप ये याद रखो कि 3 टाइप के टेंस है, हो गया याद, ठीक है। अब ये याद रखो हर टेंस 4 टाइप का होता है। क्या बोला मैंने, हर टेंस 4 टाइप का होता है। सिंपल वाला, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर क्या आता है परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड और थर्ड की जोड़ी बना के। इसको अच्छे से देख लो, है ना, लिख रही हूं, फिर देखो। ये हर टाइप 4 टाइप का होता है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस में भी चारों, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो ऑन। तो यानी पहले आपको मेन 3 याद रखने हैं, फिर ये 3 होंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम क्या डिस्कस करेंगे, परफेक्ट टेंस। आपको परफेक्ट टेंस दिया है। अब बोलो मैम परफेक्ट से मतलब क्या, ये बहुत परफेक्ट है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट से इसका मतलब ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में जहां भी आपको हैज और हैव दिख जाए, अच्छे से देखना, प्रेजेंट की बात कर रही हूं,
विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैटर्न आप याद रख सकते हैं, wherever you find has or have with third form of verb। V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। जिनको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं पता है बता दूं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल भी दे देती हूं, बचपन से याद करते हो, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ऐसे रटते थे बैठ के अपनी किताबों से, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना, राइट, रोट, रिटन। तो ये क्या है? स्पीक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्पोक इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट है, स्पोकन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो V3 परफेक्ट में V3 का यूज किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का। तो हैज और हैव दिख जाए तुम्हें और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, बस वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस। अच्छा मैम पास्ट में क्या होगा? पास्ट में उल्टा है, बस हैज और हैव की जगह हैड दिख जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा। बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। यूज किया कब जाता है? चलो मैम हैज और हैव तो दिख गया, यूज कब करते हैं? We use the present perfect tense to show that an action or state started in the past continues in the present। यानी ऐसा कोई एक्शन जो भूतकाल में शुरू हो चुका है और अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभिनव हैज बीन इन कोलकाता सिंस 2001। अभिनव कोई लड़का है, वो कोलकाता में है सिंस 2001, मतलब अभी तक है? हाँ अभी तक है। तो मैंने क्या कहा? हैज बीन यूज किया। हैज है और बीन यूज है, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये बी का थर्ड फॉर्म है बीन। ओके, हैज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया, यानी ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड कब यूज किया है? ये एक्शन बताने के लिए जो शुरुआत पास्ट में, यानी 2001 से ये कहानी शुरू हुई थी, सिंस यूज किया है, कोलकाता में अभी भी रह रहा है। तो इन दीज केसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर्म्स देखो, आई प्लस वी प्लस यू प्लस दे, कुछ भी हो सकता है, हैव या हैज लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल, या जिसे आप V3 कह सकते हो, या जैसे हम क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बार बार पास्ट पार्टिसिपल बोलो, इससे अच्छा आप इसे V3 कह सकते हो, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे वी हैव सीन द गोलघर, हैव सीन, हैव हो गया और सीन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, रिसीव्ड क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव दिख गया। हैव यू रेड दिस नॉवल, हैव हो गया, रेड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है? शी, ही, शी और इट के साथ हैज का यूज करते हैं, ये तो आई थिंक बेसिक्स हैं, सभी को पता है। जैसे शी हैज बॉट अ न्यू वॉच, माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, तो हैज यूज किया है और इम्प्रूव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हैव और हैज के साथ एडवर्ब यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे आई हैव नेवर ईटन डोसा। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब सभी को पता है क्या होता है? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बेसिक्स हैं जो हम आई थिंक पहले से ही पढ़ते आए हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज क्रिया विशेषण, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता बताएं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर ईटन डोसा। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? ईटन है ना, खाना क्रिया होती है। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मैम। कैसे? ईट, एट, ईटन, पढ़ा है कि नहीं? ईट, एट, ईटन याद करते थे, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज है। हैव दिख गया तुम्हें। अब ये नेवर कौन है? ये नेवर इज बेसिकली एडवर्ब, ये बता रहा है वर्ब की विशेषता। नेवर ईटन यानी कभी नहीं खाया। ओके, शी हैज ऑलवेज हैड अ बाइसिकल, तो ऑलवेज यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब। ऑलराइट, चलिए अब द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट इज दैट सिंपल प्रेजेंट रेफर्स ओनली टू द प्रेजेंट टाइम बट प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट टू द प्रेजेंट। वही मैं कह रही हूँ, बच्चों को लगता है मैम डिफरेंस क्या है यार, प्रेजेंट यूज करो, कंटिन्यूस करो, परफेक्ट यूज करो। प्रेजेंट में क्या होता है? तुम वर्तमान की ही बात कर रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ, मान लो तुमने 10 साल पहले शुरू किया हो, 5 साल पहले, 5 मिनट पहले चालू किया हो, लेकिन दैट टास्क इज कंटिन्यूइंग अभी भी। जैसे सिंपल प्रेजेंट में देखो, आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से प्यार करती हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ नहीं। अब मैंने लिखा आई हैव ऑलवेज लव्ड माई स्कूल, मैंने हमेशा से अपने स्कूल को प्यार किया है। अब मैं ये कब से बात कर रही हूँ? वही KG1 से मैं अपने स्कूल में थी, तो मैं तब से अभी तक बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये माइनर डिफरेंस आता है। जैसे देखो, आई डोंट लाइक पटेटोज, मैंने अभी प्रेजेंट की बात की, मुझे जो है आलू नहीं पसंद, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है, मुझे बहुत पसंद है। और वो लाइन दी है तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। आई डोंट लाइक पटेटोज, मुझे आलू नहीं पसंद। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कहूंगी?
आई हैव नेवर लाइक्ड पोटैटोज, मैंने कभी पोटैटोज को पसंद ही नहीं किया था, चाहे मैं 2 साल की बच्ची थी तब से नहीं पसंद। ओके, सो डिफरेंस समझ आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट में क्या है, हम सिर्फ वर्तमान की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट में एक्टिविटी चालू हुई और अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ओके, क्यों समझा रही हूं डिफरेंस? क्योंकि जब तुम सेंटेंस बनाते हो, ग्रामर का इंपॉर्टेंस है कहाँ, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं ना मैम इंग्लिश सही नहीं हो पाती है, बोलते नहीं बनती है, गलतियां करते हैं, वो यही है क्योंकि हमें ग्रामर ही नहीं समझ आई। अगर तुम्हें समझ आया कि तुम पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात करो तो तुम्हें परफेक्ट यूज करना है, ये चीज समझने की शुरुआत करनी है। क्लियर है? जैसे देखो, in many situations with the present time expression today या this week we may use either the present or the simple past। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम इन्हें interchangeably यूज कर सकते हैं। Now what is the meaning of interchangeably? यानी कुछ केसेस हैं जिसमें चाहे तुम सिंपल प्रेजेंट यूज करो या प्रेजेंट परफेक्ट, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। कुछ केसेस हैं, कैसे केसेस? जैसे देखो, जब हम टुडे, दिस वीक ऐसे बात करें, जैसे अंकित हैज ईटन 4 मैंगोज टुडे, अंकित एट 4 मैंगोज टुडे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन जब मैंने दोनों जगह बोला, दोनों जगह आंसर गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। क्यों? बिकॉज हम टुडे वर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे Ani has been absent twice this month, Ani was absent 4 times this last month। तो यानी इन दिस केस आप प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हो, आप सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Abhinav has been in Kolkata since 2001. I have lived in Bihar since 1990. He has always loved his school। ये सब क्या है? इसमें सब में हमें पता चल रहा है कि एक एक्शन है, एक कार्य है जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। एग्जाम्पल्स और देखते हैं। रश्मि हैज रिटन 3 poems टुडे, रश्मि ने आज 3 पोएम लिखी। पारस हैज हैड 2 interviews दिस मंथ। So far she hasn't find a job, यानी अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली। How much money have you spent on train tickets so far? तो इनमें क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो ना, आज के ही दिन में 3 बार पोयम लिखी, इसी महीने में 2 बार इंटरव्यू हुआ, यानी क्या हो रहा है, एक्शन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। So the action repeats during a period of time that started in the past and continues to the present। We use time period जैसे today, this month, this week, so far, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं ताकि हमें क्या होगा, रिपीटेशन दिखाना है। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। इसी तरह से आगे भी और सारे एग्जाम्पल है। आई हैव रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम माई अंकल, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो अगर एग्जाम्पल समझ आए हो, सो कम ऑन टू पेज नंबर 76, जहां हमने जितना पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपन टेस्ट करते हैं। सो क्या करना है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द मिसिंग वर्ड। नॉट एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ड, यानी हो सकता है कुछ सेंटेंस में ऐसे ही वर्ड मत घुसा देना, सेंटेंस पढ़ना, जरूरत हो तो वहां लगाओगे। अब एक चीज है यहाँ पे, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कर लो एंड देन चेक करो, सो दैट क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगी, बोलोगे हाँ मैम हमने तो यही सोचा था। सॉल्व करो ताकि यहाँ पे आप करेक्ट हो। एग्जाम्पल पहला देखो, अन्वेषा हैज बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। अन्वेषा दिल्ली में कब से रह रही है, 2 साल से रह रही है। सो नंबर 1, हैव यू डैश आमिर खान्स न्यू मूवी। तो ये क्या होगा, हैव यू वॉच्ड, क्या आपने देखी है आमिर खान की नई मूवी। क्यों मैंने कहा वॉच्ड, क्योंकि हैव दिया है, तो हैव के साथ हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि है वॉच्ड। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें V2 और V3 सेम होता है। क्या मतलब है मेरा, ये V1 है वॉच, V2 और V3 दोनों वॉच्ड है। सो देयर आर एक्चुअली मैनी वर्ड्स, कुछ नहीं है मैनी है, जहां पे V2 और V3 सेम होता है, तो वॉच्ड वॉच दोनों में सेम है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेसिकली। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई हैव डैश मैनी पोएम्स, आई हैव रेड मैनी पोएम्स, मैंने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी हैं। नंबर 3, शी डैश बीन सिक डैश मंडे, शी हैज बीन सिक सिंस मंडे, वो सोमवार से बीमार है, यानी अभी तक है, तभी हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इज इट क्लियर? चलिए नंबर 4, आयशा एंड अन्वेषा डैश नोन ईच अदर फॉर मेनी इयर्स। आयशा एंड अन्वेषा हैव नोन ईच अदर, क्यों हैव लिखा है, क्योंकि यहाँ 2 नाम है, आयशा और अन्वेषा अलग से। नंबर 5, डैश द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म, हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। हैज क्यों कहा है, क्योंकि एक ही ट्रेन की यहाँ पे बात है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 73, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा और आसान कर दिया, ब्रैकेट में ऑलरेडी वर्ब क्रिया दे दी है, तुमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। पहला देखो करा है, सौम्या हैज गॉट अ लेटर फ्रॉम हर मदर। गेट वर्ड दिया था तो हमने इसको क्या कर दिया, गॉट। नेक्स्ट शुरू करते हैं, अनु डैश सेंड अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड। तो सेंड किस में बदल जाएगा, हैज सेंट में। अनु हैज सेंट अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड। नंबर 2, वी डैश सी ताजमहल। वी हैव सीन ताजमहल। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, हैज और हैव आएगा, है ना। वी सॉ ताजमहल गलत नहीं है, लेकिन तुमको दिया गया है टास्क कि प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। नंबर 3, आई डैश रीड योर लेटर। आई हैव रेड योर लेटर। अच्छा, एक चीज का फर्क बता दूं, रीड में कुछ भी नहीं होगा पास्ट टेंस में। रीड का रोड नहीं होगा, रीडन नहीं होगा, बस इसको बोलने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है। पास्ट टेंस में भी रीड, हर जगह रीड, मैम क्या है ये इस चीज को आज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको जब बोलूंगी हिंदी में, देखना कैसे लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने, रीड। जब ये पास्ट टेंस में होगा, वर्ड का स्पेलिंग कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ बोलने का तरीका बदलता है। कैसे, रेड। रेड को हम ऐसे हिंदी में ई से तो नहीं, रेड, रेड बोलेंगे, रेड। रीड, रेड, जैसे रेड नहीं, लाल रंग को बोलते हो रेड। सो रीड हो गया रेड। सो आई हैव रेड योर लेटर। ठीक है। नंबर 4, नमिता डैश नेवर वर्क एज अ ड्राइवर। नमिता हैज नेवर वर्कड एज अ ड्राइवर। नंबर 5, Alok dash recently passed from college. Alok has recently passed from college. I dash teach in many school. I have taught in many school. Teach का सभी को पता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, सॉरी taught होता है, TAUGHT। teached कुछ नहीं होता है ना, taught होता है। चलिए, Come on to page number 77. अब यहाँ पे क्या करना है, fill in the blanks with the present perfect, a simple past to complete each dialogue। आपको सारे डायलॉग, जैसे एग्जांपल दिया है, Have you ever studied Urdu? Yes, I studied Urdu in high school। फिर A कहता है I like Urdu a lot। Do you? तो B कहता है No, I never studied Urdu। So शुरुआत करते हैं, जैसे कॉन्वर्जेशन दिया है, समझ जाओ। A और B दो डिफरेंट पर्सन है। A पूछता है Have you ever dash to Sikkim? तो बेसिक सी बात है, हम किसी से पूछते हैं ना कि क्या तुम सिक्किम गए हो, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू सिक्किम। तो ये क्या है, हैव के साथ हमने क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बी कहता है नो आई नेवर हैव बट आई वुड लाइक टू गो देयर समडे। फिर ये पूछता है डैश यू एवर डैश टू दिल्ली। सो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। बी कहता है यस आई हैव बीन देयर 2 years अगो। नेक्स्ट, ए पूछता है हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग और आर्म। क्या तुमने कभी अपने टांग या हाथ तोड़वाई है, फ्रैक्चर हुआ है। बी कहता है यस आई ब्रोक माई आर्म व्हेन आई वाज 10 years old। आई वाज क्लाइंबिंग अ ट्री व्हेन आई फेल। नंबर सी, व्हिच आर्म डिड यू ब्रेक। सबको एक चीज हमेशा याद रखनी है, डिड के साथ आपको कभी भी पास्ट टेंस यूज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। जैसे डिड ब्रेक आएगा, डिड यू रीड आएगा, डिड यू सिंग आएगा। ओके, सो डी कहता है आई ब्रोक माई लेफ्ट आर्म। नेक्स्ट कौन वो है, ए कहता है डैश यू एवर डैश एन इंग्लिश मूवी। हैव यू एवर वॉच्ड एन इंग्लिश मूवी। बी सेज नो आई हैवंट बट आई हैव सीन मेनी बंगाली मूवीज। सी आई हैव नेवर वॉच्ड अ बंगाली मूवी। ठीक है, चलिए नंबर 4 थोड़ा और कॉन्वो बढ़ता है, 4 लोग आ गए ABCD। ए कहता है Have you ever gone to the district library? So B कहता है yes, I have gone there many times. Last week there had been on Saturday and checked out a novel by Tagore. I have never read Tagore's book in English. C, have you ever read his books in translation? D says yes, in high school I read 2 of his novels in Hindi. तो आपने सोचा कि हर जगह रीड की स्पेलिंग सेम ही है, लेकिन मैम को कैसे पता चला कि कब रीड बोलना है कब रेड। तो आपको सेंटेंस से पता चलेगा। प्रेजेंट वाला सेंटेंस है तो मैं रीड कहूंगी, पास्ट टेंस वाला है तो मैं रेड बोलूंगी। स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन पास्ट टेंस में बोलने का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कौन वो, डैश योर पेरेंट्स एवर कम हियर टू विजिट यू। हैव योर पेरेंट्स एवर कम हियर टू विजिट यू।
बी कहता है नो दे हैव नेवर केम बट लास्ट ईयर माई ब्रदर केम टू विजिट मी फॉर अ वीक। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। तो अब शुरुआत करते हैं फटाफट से पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्लियरली मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा, हैज और हैव की जगह बस हैड आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर जिसको याद हो सकता है नहीं रहता हो, खैर अभी तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो V3 लिख के आप पास्ट पार्टिसिपल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कर लेना। ओके, क्लियर है? जैसे देखो अब पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कब किया जाता है, प्रेजेंट की कहानी तो समझ गए। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप ऑफ वन पास्ट इवेंट टू अ लेटर पास्ट इवेंट ऑफ अ टाइम। नहीं समझे? देखो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या कहा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, इसका मतलब टाइम से मत रिलेशन निकालना, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ देखो कोई एक्टिविटी मान लो मंडे को चालू हुई, ध्यान से सुनना, मंडे को चालू हुई और आज खत्म हुई। आज क्या है? थर्सडे। क्या बोला मैंने? कोई एक्टिविटी मंडे को चालू हुई, आज खत्म हुई, आज क्या है? थर्सडे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन पास्ट और प्रेजेंट में अभी जाके वो खत्म हुई है, ठीक है। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। सभी को पता है ना, पीछे ही डिस्कस किया था। चलो ये तो समझ गए। पास्ट परफेक्ट को यूज कब करते हैं? जब कोई एक्टिविटी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कोई एक्टिविटी मंडे को शुरू हुई और कब खत्म हो गई? वेडनेसडे को खत्म हो गई। आज क्या है मैम? आज तो थर्सडे है। तो यानी मैं वर्तमान में पास्ट की कोई एक्टिविटी की बात कर रही हूं जो पास्ट में ही चालू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। बहुत सिंपल एग्जांपल है, हर एग्जांपल में ये बात नहीं आएगी, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण दिया, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, he had traveled by ship before, उसने शिप से ट्रैवल किया है पहले, यानी पहले की बात मैं कर रही हूं, पहले। फॉर एग्जाम्पल द विंटर हैड बीन वेरी माइल्ड, विंटर निकल चुकी है, निकल चुकी हुई चीज की बात कर रही हूं। यानी जैसे मान लो अक्टूबर से लेके जनवरी तक विंटर थी, मैं कब बात कर रही हूँ? मैं मार्च में बात कर रही हूँ। तो मैंने बताया द विंटर हैड बीन वेरी माइल्ड, बोलते हैं ना इस बार सर्दियां बहुत ही कम थी, है ना। तो यानी क्या हुआ? सर्दियां अक्टूबर से चालू हुई, जनवरी में खत्म हुई। मैं कब बात कर रही हूँ? मार्च में बात कर रही हूँ। ओके, जैसे द रेडियो हैड बीन इन्वेंटेड इन 1912। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या दर्शाते हैं कि कोई एक्टिविटी, कोई इवेंट जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया हो। येट, ऑलरेडी, जस्ट, फॉर, टाइम पीरियड, ये सारे वर्ड्स हम पास्ट परफेक्ट के साथ यूज करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? द पास्ट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद बिफोर एंड आफ्टर, बट इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज द टाइम रिलेशनशिप इज क्लियर। जैसे बिफोर द टाइटैनिक हिट द आइसबर्ग द कैप्टन ट्राइंग टू टर्न द शिप अराउंड, या फिर बिफोर द टाइटैनिक हिट द आइसबर्ग द कैप्टन हैड ट्राइड टू टर्न द शिप अराउंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स हैं और यूजेस बताए हैं, ठीक है। कब यूज होता है? कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास में शुरू हुई हो स्पेसिफिक टाइम या डेट पे, कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले नहीं हुई, लेकिन वर्ब क्या लगा रहे हैं? व्हेन, बहुत पहले, मतलब जैसे देखो when people got on the lifeboats the rescue ship hadn't arrived yet, when the rescue ship arrived many passengers had already died। यानी जब रेस्क्यू शिप पहुंची थी तब तक तो, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना, तब तक तो काफी सारे पैसेंजर्स मर चुके थे। फिर और कौन से केस में यूज करते हैं? आफ्टर, बिकॉज, टू शो अ प्रायर रीजंस। बिकॉज के बाद यूज करते हैं एक पहले वाली वजह बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ लॉट ऑफ आइस इन द वॉटर बिकॉज द प्रीवियस विंटर हैड बीन अनयूजुअली माइल्ड। तो बिकॉज के बाद हम पिछली बात बता रहे हैं, तो इस केस में भी हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम कब यूज करते हैं? इन अ नाउन क्लॉज when the main verb is past। नाउन क्लॉज जब यूज हो और मेन वर्ब, मेन क्रिया किसमें हो? भूतकाल में हो। जैसे many passengers didn't realize that the ship had hit an iceberg, या फिर in a who, that, which clause to show a prior action। किसी में भी अगर who, that और which यूज किया हो क्लॉज में, जैसे the passenger in the third class were immigrants who had left behind their old way of life। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी तरह काफी सारे केसेस हैं, अगर ये केसेस समझ आए हो तो कम ऑन टू पेज नंबर 81, जहां हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी तो उनको टेस्ट करने का टाइम आ गया। व्हाट यू नीड टू डू, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। एक आपके लिए किया हुआ है, पुअर इमिग्रेंट्स ऑन द शिप हैड लेफ्ट बिहाइंड अ वे ऑफ लाइफ। तो ब्रैकेट में वर्ड था लीव, हमने इसको क्या किया? लेफ्ट, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने इसे बदला है। ए को सॉल्व करो।
By 1912, the Wright brothers had dashed a successful flight. Already made a successful flight. इसमें कोई change नहीं आएगा. The Titanic had originally 32 lifeboats. The captain of the Titanic didn't pay attention to the warnings he had received. Passengers heard a noise but didn't understand what had happened. By 1912, the radio had already been invented. Passive voice में लिखना है, right? I failed the test because I had been absent for 2 weeks. The story of the Titanic was not new to me because I had seen the movie. क्यों लिखा है had seen? Because past perfect में बदल रहा है. I didn't recognize her because she had cut her hair. नेक्स्ट इज पेज नंबर 81. नाउ यहाँ पे ये थोड़ा डिस्कशन एक्टिविटी है. डिस्कशन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ताकि आपको एग्जाम्स में अगर मान लो पैराग्राफ राइटिंग आ रही है, ऐसे राइटिंग आ रही है, सो आपको जो टॉपिक मिलता है उस पर आप बोल सकते हो. सेकेंडली, इफ यू हैव समथिंग इन योर स्कूल लाइक यू हैव डिबेट कॉम्पिटिशन, यू हैव स्पीच कॉम्पिटिशन, सो यू कैन इवन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट. जैसे डिस्कस व्हाई द कारपेंटर मेड अ मेस ऑफ द फूड ही हैड कुक्ड. तो आपको यहाँ डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो कारपेंटर को ड्यूटी दे दी गई थी खाना बनाने की, तो उसने सब कुछ स्पॉइल क्यों कर दिया. सो यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्जेशन लिखना है. तो जैसे हमने कुछ कैरेक्टर ले लिए हैं, तुम अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हो बिल्कुल. जैसे हमने यहाँ लिखा है रोहन, जूली, अंजू. तो रोहन कहता है द कारपेंटर डिड नॉट नो कुकिंग. जूली कहती है टू बी अ गुड कारपेंटर इज वन थिंग एंड टू बी अ गुड कुक इज अनदर थिंग. तो हमें पता है कोई इंसान अगर एक चीज में अच्छा हो तो इसका मतलब नहीं वो सर्वप्रथम हो, है ना, उसके सारी चीजों में अच्छा हो, ऐसा नहीं है. अगर वो बहुत अच्छा कारपेंटर है इसका मतलब ये तो नहीं आप उसको शेफ बना दोगे, है ना, वो किसी और का काम है. सो अंजू सेज यस यू बोथ आर राइट, द कारपेंटर डिड नॉट नो कुकिंग एंड मेड अ मेस ऑफ द फूड ही कुक्ड. राइट, क्लियर है. चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 82. द लास्ट एक्टिविटी फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स दैट इज ट्रांसलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन, क्योंकि इससे क्या होता है हमें हमारी लैंग्वेज का और क्लियर आइडिया होता है. तो यहाँ आपको हिंदी में दिया गया है, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. सो फटाफट हिंदी में पढ़ते हैं. चलो. पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे. वे विद्वानों एवं कवियों का आदर करते थे. वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे. वे उदारता में कभी कभी भूल कर बैठते थे. एक बार उन्होंने एक गीतकार को मंत्री बना दिया. गीतकार एक अच्छा प्रशासक नहीं हो सका. लोग दुखी हो गए. बाद में राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ. अतः हम सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए. ओके, तो काइंड ऑफ आई थिंक वैसी कहानी है जो हम पढ़ चुके हैं. चलिए, now translating it into English. पुण्यजीत was an art loving king. was क्यों कहा? क्योंकि देखो तुमको बस यही तो चीजें याद रखनी है. हिंदी में अगर थे लिखा है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में was करना होगा. He used to respect the scholars and the poets. He was famous for his kindness. उदारता का मतलब क्या होता है? Kindness. Due to his kind behavior, sometimes he would make mistakes. Once he appointed a singer as a minister. The singer could not be a good minister. People became unhappy. Later, the king too realized his mistakes. So, we should always take decisions wisely. तो ऐसे, अच्छा एक चीज और आपने ऑब्जर्व की होगी, पंक्चुएशन मार्क्स का हमने अच्छे से ध्यान रखा है. देखो दूसरे सब्जेक्ट साइंस सोशल में ठीक है कॉन्सेप्ट बेस होता है, लेकिन लिटरेचर में ये गलतियां मत करना कि मैम एक स्पेलिंग पे भी मार्क कटेगा. कटेगा बिल्कुल, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लिटरेचर का मेन पर्पस ही वही है दैट वी आर टीचिंग यू करेक्ट स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी एंड पंक्चुएशन मार्क्स. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज पेज नंबर 82. कम टू द कॉम्पोजिशन थिंग. कॉम्पोजिशन क्या है? राइटिंग स्किल्स होते हैं बेसिकली. जैसे लेटर राइटिंग होता है, पैराग्राफ राइटिंग. तो यहाँ आपको दिया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम. अब अगेन देखो यार, वीडियो बनाया है तो आप लोगों के लिए आंसर तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन ये मत समझो कि आपको ना सब कुछ प्लेट पे सर्व करके दे दिया. आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी है, अपना पैराग्राफ खुद लिखना है, उसके बाद इस वीडियो में चला के देखना है कि मैम ने क्या बताया है, टू जस्ट गेट एन आइडिया. क्योंकि जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे आप में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. सो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम. विजडम इज बेसिकली बुद्धिमत्ता, है ना, वाइस इंसान जो होता है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम. विजडम ये हमने टॉपिक का बेसिकली हेडिंग है, राइट. आप हेडिंग में इसको बीच में लिख सकते हो. विजडम इज अ ग्रेट क्वालिटी. Only human beings possess this quality. The one who possesses wisdom is praised by one and all. तेनाली रामा had got wisdom. हमें पता है, हमने स्टोरी पढ़ी थी कि तेनाली राम तो नाम सुनते ही सबको पता चल जाता है हाँ यार इनमें कितना विजडम है, कितने बुद्धिमान थे. यानी अपनी बात मनवाने के लिए आपको हर बार लड़ने झगड़ने की, गुस्सा होने की जरूरत थोड़ी ना है. आप स्मार्टली तरीके से जैसे तेनाली रामा करते थे कि किंग को बात भी बतानी थी, झगड़ा भी नहीं करना था, तो किसी को बिना दुख दिए उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से बात बताई. सो ओनली ही कुड मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक. सोचो राजा को सिर्फ
वही केपेबल थे मिस्टेक रियलाइज करवाने के लिए। In our world, many people are honored even after many years of their death. We praise them, honor them for their wisdom. तो हमें पता है इस दुनिया में किन लोगों की सराहना की जाती है यार, मरने के बहुत टाइम बाद भी। हम कैसे याद करते हैं कि वो कितने वाइस इंसान थे। वाइस यानी कितना दिमाग था उनमें, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया। सो अगेन आपको डिपेंड करता है कि कितने आपको लाइन्स का दिया गया है पैराग्राफ, 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, उस हिसाब से आप अपने आंसर को कोट कर सकते हैं। So dear students, with this we end the wonderful session for exercises. Hopefully आपको चीज़ें समझ आई हों, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट जो है सब ले सकें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। So see you all till then, goodbye.